नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं ब्रजेश राजपूत, आपके अपने कार्यक्रम द ईटा शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर होगी देश की नई सरकार से जुड़ी हुई। एनडीए विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी की संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के भरोसा दिलाने के बाद ये तय हो गया कि अब की बार एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन तीसरी बार की सरकार के लिए चुनौतियां क्या होंगी, दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर होगी केंद्र की नई सरकार के एन फैक्टर की। मोदी सरकार 3.0 एन फैक्टर पर निर्भर होगी। एन फैक्टर से मतलब नीतीश और नायडू। लेकिन नई सरकार की चिंता इस बात की भी है कि नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं। बताएंगे आपको कि एन फैक्टर से निपटने की एनडीए सरकार की क्या है तैयारी। तीसरी खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से जुड़ी। अब तक विपक्षी पार्टियां ईवीएम का जिक्र हमेशा करती रही हैं और सवाल उठाती रही हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और ईवीएम के बहाने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। दिखाएंगे आपको आखिर प्रधानमंत्री को चुनाव के बाद ईवीएम की याद क्यों आई। चौथी खबर होगी नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश ने सभी 29 सांसदों को जिताकर पार्टी को बड़ी जीत दी है। इसलिए अब ये माना जाने लगा है कि अब की बार नई सरकार में एमपी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सिंधिया और शिवराज के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाएंगे। आखिर कौन से हैं वो नाम, ये भी हम आपको बताएंगे। पांचवी खबर होगी छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई। महतारी वंदन योजना शुरू तो की थी, लेकिन अब ये योजना सवालों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि योजना का फायदा अपात्रों को दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जांच करने का भरोसा भी दिलाया है। आखिर क्यों है महतारी वंदन योजना इतनी महत्वपूर्ण सरकार के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द ईटा शो। लगातार तीसरी बार मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। महामहिम राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दे दिया है और इसी के साथ मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गई हैं। मगर इस खबर के अलावा देश भर की निगाहें आज सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक पर थी, जिसमें मोदी, नीतीश और नायडू की एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। वैसे भी राजनीति में मैथ्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री ही काम आती है। नई सरकार के गठन पर हुए दिन भर के घटनाक्रम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को पुराने संसद भवन में हुई एनडीए की बैठक नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की इबारत दिख रही थी। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव और उस पर तमाम घटक दलों का समर्थन इस बात का गवाह था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, मोदी मोदी के नारे संसद भवन में गूंजने लगे। सभी नेताओं का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर जाने लगे। इस दौरान उन्होंने संविधान को नमन किया और किंग मेकर कहे जाने वाले नीतीश नायडू से भी मुलाकात की। जिन नेताओं के एनडीए के हिस्से पर सस्पेंस बना था, वो भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भी न सिर्फ एनडीए का साथ देने की बात कही, बल्कि पीएम मोदी की तारीफ के भी कसीदे पढ़े। पुराने संसद भवन में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी समेत 13 नेता मौजूद थे। सभी ने पीएम मोदी को दिल खोलकर समर्थन दिया। पीएम मोदी ने भी एनडीए के घटक दलों के साथ सरकार चलाने की बात कही। मोदी 3.0 का विजन बताया और साथ ही विपक्ष पर तीखे हमले किए। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं।
बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करने पहुंचे। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी ने मुलाकात की और देर शाम वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, पर मोदी 3.0 को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी बताई जा रही हैं। भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा घटक दलों का सरकार में समन्वय बनाना, गठबंधन को साथ लेकर वादे पूरे करना, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, साथ ही विदेश नीति और साझेदारी मजबूत करना बड़ी चुनौती है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। इस कार्यकाल में चुनौतियों के साथ सरकार के विजन पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना आसान काम नहीं होता। आमतौर पर सरकारें अपने दूसरे कार्यकाल में ही तेजी से लोकप्रियता खोने लगती हैं। मगर मोदी भले ही पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार नहीं बना पाए, मगर घटक दलों के साथ बहुमत पाकर उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं, मगर सबसे बड़ी कठिनाई साथी दलों के साथ सामंजस्य बनाकर सरकार चलाने की होगी, क्योंकि मोदी को बीजेपी के हार्डकोर एजेंडे भी पूरे करने होंगे और इसके लिए घटक दलों को साधना आसान नहीं होगा। मोदी सरकार के गठन की सारी अड़चनें तो अब दूर हो गई हैं, मगर आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 9 तारीख को नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से शपथ ले लेंगे। मगर उनके विरोधी नई सरकार के स्थायित्व पर अभी से ही आशंकाएं जताने लगे हैं और इसकी वजह एनडीए गठबंधन की वो सरकार है जिसके कुछ घटक दल अपनी मनमर्जियां चलाने के लिए जाने जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनौतियों से भरी तीसरी पारी। नीतीश नायडू कितने भारी। Propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आखिरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे ही दिया और इसी के साथ ही दोनों ही नेताओं ने विपक्ष की सभी बयानबाजियों पर विराम भी लगा दिया। दोनों ही नेताओं ने जब समर्थन दिया तो सभी ने बड़े ही गौर से उनके बयान भी सुने, लेकिन जब नीतीश पहुंचे तो उन्होंने सदन में माहौल बना दिया। एक समय के बाद सदन में ठहाके लगने लगे। नीतीश कुमार ने न सिर्फ ये कहा कि वो तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का समर्थन करते हैं, बल्कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और अपने बिहार की जनता को भी संदेश दिया। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। अपना संबोधन देकर जब वो लौटे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। हालांकि प्रधानमंत्री ने फौरन रोका और बड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने पीएम की तारीफों के पुल बांधे। कहा कि मुझे भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। 3 महीने से मोदी ने जरा भी आराम नहीं किया। Honorable PM never took any rest. Day and night he campaigned, same zeal. He started
and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. लेकिन विपक्ष है जो इसी खुशी में नजर गाड़े बैठा है। भले ही नीतीश और नायडू ने पीएम को सर्वसहमति से प्रधानमंत्री बनने का समर्थन दे दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे नई परिभाषा का नाम दे रहा है और एनडीए को नीतीश डिपेंडेंट पार्टी बता रहा है। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो प्रधानमंत्री को 1/3 प्रधानमंत्री बता रही हैं। ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र, नायडू और नीतीश। लेकिन सवाल है कि आखिर बार बार क्यों नीतीश कुमार और नायडू के समर्थन देने पर सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब हम दे देते हैं। बड़े भाई लालू को दिया धोखा। 1994 में नीतीश ने अलग पार्टी बनाई। 1995 में सीपीआई से गठबंधन तोड़ एनडीए से हाथ मिलाया। 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। लालू के साथ मिलकर 2015 विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ दिया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन फिर जनवरी 2024 में एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो नायडू का राजनीतिक उत्थान ही बगावत से हुआ। 1995 में आंध्र प्रदेश में अपने ससुर एनटीआर के खिलाफ बगावत की। 96-98 तक देवेगौड़ा और गुजराल सरकार को सहारा दिया। 99 में यू टर्न लेकर बीजेपी के साथ आए। वाजपेयी सरकार में बतौर एनडीए संयोजक पूरे 5 साल रहे। 2004 में हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। 2014 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, मोदी का साथ दिया। 2018 में आंध्रा को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए का साथ छोड़ा। 2024 के चुनावों से पहले नायडू फिर एनडीए में आए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों नीतीश और नायडू पर राजनीति में अविश्वसनीयता की छाप लगती रहती है। हालांकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से इन दोनों ही पार्टियों के साथ सामंजस्य के साथ मिलकर सरकार चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आप इस खबर को देखकर जान गए होंगे कि नीतीश और नायडू के साथ मिलकर सरकार चलाना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि ये दोनों नेता प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और इसके मास्टर हैं। ये दोनों अपनी शर्तों को मनवाने के लिए हार्ड नेगोशिएटर हैं, मगर मोदी भी कम नहीं हैं। गुजरात से आकर पिछले 10 सालों में लुटियन दिल्ली की राजनीति की मास्टरी तो उन्होंने भी कर ली है। वैसे कम शब्दों में कहें तो दिल्ली की राजनीति अब गठबंधन सरकार के कारण गर्म हो जाएगी और प्रेस को लगातार खबरें मिलेंगी जो मोदी शाह सरकार में मिलना तकरीबन बंद हो गई थीं। वैसे देश की ज़रूरत अब मजबूत स्थायी सरकार की है, जिसकी अपेक्षा एनडीए सरकार से देश की जनता कर रही है। 18वीं लोकसभा के जनादेश की खासियत यही है कि इससे सब खुश हैं। बीजेपी खुश है क्योंकि उसकी सरकार बन गई और फिर सत्ता में आ गई। कांग्रेस खुश है कि उसकी सीटें तकरीबन दोगुनी हो गई और चुनाव आयोग भी खुश है कि किसी ने भी ईवीएम यानी कि चुनाव कराने वाली मशीन पर सवाल नहीं उठाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टी निशाने पर लेती है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। बैटरी से चलने वाली इस मासूम मशीन को कटघरे में खड़ा किया जाता था, मगर इस चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखिए। ईवीएम खराब कर रहे हम लोग, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। ईवीएम के अंदर इतने वोट डले और इतने वोट दिख रहे हैं, इनको पता नहीं कहां से दिखने लगे। राजा की आत्मा ईवीएम में है। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? सवाल तो लाजमी है, आखिर वो ईवीएम गई कहां जिसका नाम चुनाव से पहले हर विपक्षी नेता की जुबान पर था। तमाम आरोप लगे हैक करने के, यहाँ तक कि बैलेट पेपर की डिमांड तक की गई। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें क्या मिली, ईवीएम का नाम अब किसी की जुबान पर नहीं आ रहा। ये सारे सवाल आम जनता के हैं और खुद मोदी सरकार के। लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे।
लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। इस बार के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनडीए 292 सीटों पर जीत हासिल करा है। वहीं एनडीए को 292 सीट, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 234 सीटें मिली हैं और 17 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इन नतीजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने राहत की सांस ली है तो वो है ईवीएम। ये मशीन चुनाव परिणाम के बाद सबसे राहत में है। हर राज्य में विपक्षी नेताओं ने ईवीएम का गला दबाने की कोशिश की। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। मतदान बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने बार बार उसकी वफादारी का संकेत देने का काम किया। अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है? उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। ईवीएम को लेकर सभी के मन में कई सवाल रहते हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, मैं कह सकता हूँ। और अब तो कई अवसरों पे पहले भी चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में भी इस पे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उन्होंने समक्ष में कहा कि आइए हैक करके दिखाइए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई सारी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगीं और सभी तर्कों को सुनने के बाद और उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कई जजमेंट्स में कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो समय समय पर जो परिणाम आते हैं, अभी भी जो परिणाम आया है, तो ये भी अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा कुछ नहीं है। अनावश्यक हम ईवीएम को दोष देते हैं कई बार। एक तो टेक्निकली भी जो मशीन है वो स्टैंड अलोन यूनिट है, उस टेक्निकली इस मशीन से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसमें कोई इंटरनेट और तमाम उस तरह की चीज़ें नहीं है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सबसे चर्चित मशीन ईवीएम आखिर क्या है और कब इस पर आरोप लगे हैं। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज होते हैं। साथ ही 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। BEL और ECIL ये दो कंपनियां ईवीएम बनाती आई हैं। 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। केरल के विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम पर सवाल उठे थे। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर बार मतदान से पहले और बाद में ईवीएम का जिक्र किसी नेता की जीत से ज्यादा होता है। लेकिन ये तो साफ है कि ईवीएम पर शक करना फिजूल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को फुल प्रूफ सिस्टम बताया है और इस पर उठे सारे सवालों को लंबी सुनवाई के बाद खारिज किया है। मगर सवाल उठाने वाले ये बात अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया के दूसरे देश क्यों नहीं इस मशीन से चुनाव कराते। तो जवाब यही है कि हमारे देश में कई देशों की आबादी से ज़्यादा वोटर हैं, करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। यदि फिर से ईवीएम छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो लंबा वक्त लगेगा और इस कदम को पीछे ले जाने वाली पहल के तौर पर जाना जाएगा। इसलिए हमारी ईवीएम अच्छी है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मैतारी वंदन योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ अपात्र महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला तो सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 70 लाख महिलाओं को फायदा देने वाली इस योजना की अब तक 4 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इसलिए सरकार योजना में कोई चूक नहीं करेगी।
क्या है ये योजना और क्यों विवादों में आ रही है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महतारी पर उठे सवाल, योजना में फर्जीवाड़े पर बवाल। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। अगर आपने गलत जानकारी देकर महतारी वंदन योजना का लाभ लिया है तो अब आप विभाग की जांच में फंस सकती हैं और अपात्र रहीं तो फिर पैसा मिलना भी बंद हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले आई इस योजना पर विपक्ष ने निशाना साधा है। इस बार विपक्ष ने अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। ये वो योजना है जिसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाने का काम किया था। इस योजना की घोषणा ने प्रदेश की आधी आबादी को साधने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने सत्ता पलटने का काम किया, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, हम सबको तो पता ही था लोकसभा चुनाव तक ही इन लोग पैसा देंगे महतारी वंदन योजना का। क्या महिला बाल विकास मंत्री को ये पता नहीं था कि उनके ही अधिकारियों ने फॉर्म भरवाया है, उन्हीं लोगों ने सर्वे किया है? तो जब पैसा इन लोग का वो स्वीकृत हुआ, जितने फॉर्म भराए उसके हिसाब से, तो ये जांच उनको पहले ही करवा लेना चाहिए था। अब अधिकारियों को दोषारोपण कर रहे हैं, तो गलती इनकी है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को अब तक 4 किश्तों में योजना का लाभ भी मिल चुका है, लेकिन इस बीच शिकायत हुई है कि इस योजना में अपात्र महिलाओं को भी भुगतान हो रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा और पोस्ट किया। कहा कि जांच के बाद गड़बड़ी करने वालों की सूची सार्वजनिक की जाए। इस योजना के संबंध में विपक्ष के क्या आरोप हैं, आपको वो भी बताते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकारी नौकरी, रिटायर्ड, पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। एक ही आवेदक ने 2-2 बार आवेदन किए हैं। कई महिलाओं के खाते में 2-2 बार राशि आई है। पति या सगे संबंधियों का भी आधार नंबर आवेदन में लगाया जा रहा है। पुरुषों और कुंवारी लड़कियों ने भी आवेदन किया है। हालांकि वेरिफिकेशन के दौरान ये सब गड़बड़ियां सामने नहीं आई थी। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के लिए करीब 70,26,000 आवेदन किए गए थे, जिसमें 70,14,000 महिलाओं को पात्र माना गया। वहीं 11,771 आवेदन रिजेक्ट हो गए थे। अब तक 4 किश्तों में 2,500 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी हो चुकी है। जिस योजना पर आज विपक्ष सवाल उठा रही है, आखिर वो योजना है क्या और असल में उसका लाभ किन महिलाओं को मिलता है, अब ये भी जान लीजिए। हर महीने 1,000 रुपए की राशि सरकार देती है। महिलाओं को छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होना जरूरी है। पात्र महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित है। विवाहिता, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। परिवार में अगर कोई इनकम टैक्स जमा करता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का सदस्य या आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस योजना को लेकर साय सरकार भी एक्शन में है। योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने जांच करने के आदेश दिए हैं। अब इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता की फिर से जांच की तैयारी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना का लाभ ले रही 70 लाख से ज्यादा हितग्राहियों की जांच का आदेश दिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, कई बार इन योजनाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को तो बंद करने की भी अफवाह फैली थी। हालांकि बाद में सीएम मोहन यादव ने इसे जारी रखने की स्पष्ट जानकारी दी थी। लेकिन बार बार ऐसी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगना सवाल उठाता है कि जब इस योजना की गाइडलाइंस पहले से ही तय है तो अपात्र लोगों को इसका फायदा आखिर कैसे मिल जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये हर महीना डालती है, जो 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचाती है, अब उसकी जांच करने जा रही है। जांच इसलिए करने जा रही है क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं अपात्र हैं, इसी कारण सरकार इसको जांच करेगी और कितनी जो महिलाएं हैं वो अपात्र घोषित होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि और कितनी सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उसको कितने लोगों को सरकार शामिल करती है इस योजना में, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन खेबराज आवड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।
और अब वक्त है चलते चलते का आपको कुछ रोचक दिखाने का। आज संसद भवन में जो हुआ उसकी चर्चा बी टाउन यानी कि मुंबई तक हो रही है। वजह भी बड़ी खास है। सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत और चिराग पासवान आज आमने सामने आ गए। दोनों की मुलाकात संसद परिसर में अचानक हुई। संसद पहुंची कंगना को देखते ही चिराग ने आवाज़ दी। चिराग पर नज़र जाते ही कंगना उनके पास आ गई। इसके बाद दोनों गले मिले और बातचीत भी की, साथ ही फोटो भी क्लिक करवाई। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो बता दें दोनों 13 साल बाद मिले हैं। 2011 की फिल्म मिले ना मिले हम में दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। पूरे 13 साल बाद आज जब दोनों को स्टार्स मिले तो नज़ारा कुछ ऐसा ही था। फिल्म मिले ना मिले हम से चिराग पासवान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब यह दोनों एक साथ एक ही सरकार में शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये चिराग पासवान की पहली मूवी थी और उसकी हीरोइन थी कंगना रनौत। और देखिए दोनों, चिराग तो पहले भी सांसद रह चुके हैं मगर कंगना रनौत की पहली बार सांसद बनकर संसद में आई हैं। तो आज द एडिटर शो में बस इतना ही।